हम लोग मंडूक आसन से शुरू करेंगे। मंडूक आसन में कहा गया है, हम लोग जो जनरल मंडूक आसन करते हैं उससे मैच भी करने की कोशिश कीजिएगा। पृष्ठ देशे पाद तलो अंगुष्ठो द्वौ च संस्पृशेत जानु युग्मम पुरस्कृत्य साध्येन मंडूक आसनम। यानी दोनों पांव को पृष्ठ देश से पाद तलो दोनों पांव को पृष्ठ देश से यानी पीछे की तरफ इस तरह स्थापित करेंगे कि अंगूठे आपस में मिल जाए, अंगुष्ठो द्व च संस्पृशेत मिल जाए, स्पर्श कर जाए। जानू युग्मम दोनों घुटने मिले हुए हों, आगे रखेंगे। इस तरह मंडूक आसन होता है। अब इसमें देखिए, ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग जो वज्रासन करते हैं वज्रासन वाला ही लिखा हुआ है यहाँ पर, मंडूक आसन तो हुआ ही नहीं है, वज्रासन हो गया। तो इसका मतलब इसमें बहुत कुछ मिसिंग है, बहुत कुछ छूटा हुआ है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से फिर वही बात आएगी कि परीक्षा की दृष्टि से हमें जितना लिखा है उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। मंडूकासन में आगे या तो कोई मंत्र मिसिंग है या तो जानबूझकर छोड़ा गया है, तो वज्रासन तक की स्थिति है। फल की भी चर्चा नहीं की गई है मंत्र में। उसके बाद उत्तान मंडूक आसन है। अच्छा, एक मैसेज मैंने ग्रुप में भेजा हुआ था, सब लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो मंत्र इसमें जो आसन बताए गए सीक्वेंस, उन आसनों का सीक्वेंस जो है, आसनों का सीक्वेंस शुरुआत में कुछ और है और बाद में जब आसन को बताया जा रहा है तो सीक्वेंस थोड़ा बदल गया हुआ है। इसीलिए आसन का सीक्वेंस थोड़ा शुरुआत से बाद में फर्क आ जाता है। अगला है उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन में कहा जा रहा है मंडूक आसन लगाकर, मंडूक आसन मध्यस्थम, यानी मंडूक आसन पहले लगा लीजिए। मंडूक आसनम आसनमध्यस्थम, यानी मंडूक आसन में स्थित होकर के ऊर्पराभ्याम धृतम शिरः, ऊर्पराभ्याम धृतम शिरः, यानी कि हथेलियों से सिर को पकड़ेंगे। ऊपर हुआ कोहनी, दोनों कोहनी ऐसे करेंगे कि सिर को पकड़ लेंगे। एतत भेकवद उत्तानम, एतत उत्तान मंडूकम। फिर उसके बाद उत्तान लेट जाएंगे। कैसे? भेकवत मतलब मेढक की तरह, उत्तान यानी कि पीठ के बल लेटना, मेढक की भांति पीठ के बल लेटना, उत्तान लेटना, ये उत्तान मंडूक आसन हो गया। तो मंडूक आसन तो सिंपल वज्रासन वाले स्थिति के, उसके बाद लेट गए, इसे पकड़ लिया, उत्तान मंडूक आसन की स्थिति हो गई। फिर आएंगे हम लोग वृक्षासन में। इसमें भी फल की चर्चा नहीं है, फल नहीं बताया गया मंत्र में। वृक्षासन हम लोग देखते हैं। वृक्षासन में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले उत्तान मंडूक आसन में क्या करना, सबसे पहले मंडूक आसन में आना है, ध्यान रखिएगा। इसे वृक्षासन में क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले वृक्षासन में क्या करने का निर्देश दिया है घेरन ऋषि ने। तो कहा गया है वाम उरु मूल देशे च याम्यम पादम निधाय वे तिष्ठेतु वृक्षवद उभो वृक्षासन इदम विदुः। यानी कि बाई जंघा के मूल में, सबसे पहले बाई जंघा के मूल में दाहिने पैर को रखेंगे, फिर भूमि पर वृक्ष की तरह खड़ा रहे, ये वृक्षासन है। यानी एग्जैक्ट नहीं है ये तो बस एक डेमो के तौर पर लगा दिया हुआ है। तो वाम उरु के मूल देश में कहा गया है बाई जंघा के मूल में दाहिने पैर को याम्यम पादम निधाय वै, दाहिने पैर को रखेंगे, फिर भूमि पर वृक्ष की तरह खड़ा रहेंगे, यही वृक्षासन है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, पहली लाइन से पूछा गया था। आगे भी अलग अलग आसन के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। अगले सवाल पर आते हैं। जंघो उरुभ्याम धराम पिड्य स्थिर कायो द्विजानुना जानू परे कर द्वंद गरुड़ासनम उच्यते। यानी दोनों जांघों और घुटनों से धरती को दबाएंगे, दोनों जांघ और घुटनों से धरती को दबाएंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे, दोनों घुटनों पर जानू परे दोनों हाथ रखेंगे, यही गरुड़ासन है। अब ये जो गरुड़ासन है, ये विधि आप कहेंगे कैसे होगा, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये विधि सामान्य से अलग है और स्पष्ट भी नहीं, ये हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। व्याख्याकारों ने भी लिखा है, जो बताया गया है घेरन संहिता में मंत्र में,
वो सामान्य विधि जो हम लोग गरुड़ासन का करते हैं उससे बिल्कुल अलग है, और स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। जिसका मतलब है, जिस घेरन ऋषि ने इतना बड़ा ज्ञान दिया हुआ है, इसके या तो ये मंत्र जो है वहां से ओरिजिनल फॉर्म यहाँ आते आते कुछ बदल गया, कुछ छूट गया, कुछ खो गया, निकल गया, या उन्होंने जानबूझ करके कुछ चीजों को छिपा लिया, यही बात हो सकती है। तो गरुड़ासन जो है यहाँ विधि बिल्कुल डिफरेंट दी गई है। अब हम आते हैं वृषासन में। वृषासन, याम्य गुल्फे पायु मूलम वाम भागे पदेत्तरम विपरीतम स्पृशेद भूमिम वृषासन इदम भवे। अब यहाँ पर याम गुल्फम आया हुआ, याम गुल्फे पायु मूलम, यानी कि दाहिनी एड़ी पर गुदामूल को रखिए। पायु मूल मतलब गुदामूल, पायु मूल मतलब गुदामूल। तो दाहिनी एड़ी पर, गुल्फ मतलब एड़ी, याम मतलब दाहिनी, दाहिनी एड़ी पर गुदामूल को रखिए। वाम भागे पदेत्तरम, उसके बाएं भाग लेफ्ट साइड से दूसरे पैर को विपरीत, विपरीतम स्पृशते भूमि, विपरीत जो है उसमें विपरीत दिशा से भूमि को स्पर्श कीजिए, यानी फिरा करके इस तरह रखें कि भूमि स्पर्श करे। यही वृषासन, इसी को कहा गया है, फल नहीं बताया गया है। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, वृषासन कैसे होता है? तस्वीर मैंने नहीं लगाई हुई है, लेकिन ये वृषासन होगा आपका वही हो गया ना, गोमुख आसन से मिलता जुलता हो गया। बस इसमें कहा गया है दाहिनी एड़ी पर गुदामूल को रखने की बात आई हुई, दाहिनी एड़ी पर गुदामूल को रखने की बात आई हुई है। तो ये जो गोमुख आसन वाली स्थिति होती है ना, उसी को वृषासन कहा जाता है, उसी को वृषासन कहा जाता है। थोड़ा सा स्थिति उसमें चेंज हो जाता है कि दाहिनी एड़ी पर गुदामूल को रखना होता है, अंतर ये। और आपको बताऊं, अष्टांग विन्यास में वृषासन उसी को कहा जाता है, वही गोमुख आसन वाली उसी स्थिति को। और हाथ को आपने कर लिया तो गोमुख आसन हो गया, ठीक है, उससे पहले वो वृषासन ही है। आइए अब आते हैं हम लोग 28वें में सलभ आसन में। सलभ आसन में क्या कहा गया है? अध अध अध्यास सेते कर युग्म वक्ष, अध्यास सेते कर युग्म वक्ष आलम्बम आलम्ब्य भूमि करयोह तलाभ्याम पादौ च शून्ये च वितस्ति च ऊर्ध्वम वदन्ति पीठम सलभम मनिन्द्रा। अध्यास्य सेते कर युग्म वक्ष, यानी कि कर युग्म यानी दोनों हाथ जो है वो कहाँ रखेंगे? वक्ष के पास रखेंगे, जैसे भुजंगासन में रखते हैं। फिर कहा गया है आलम्ब्य भूमि करयोह तलाभ्याम, अब भूमि को पूरा आलंबन कर लेंगे, हाथ से पूरा दबा कर रखेंगे, दोनों हाथों से भूमि को अच्छी तरीके से रखने के बाद पूरा दबाएंगे, आलंबन करेंगे भूमि का। और फिर आगे वाले हिस्से को नहीं उठाना, उठाना किसको है? पादो च शून्य च वितस्ति च ऊर्ध्वम, दोनों पांव को, पादों मतलब दोनों पांव को शून्य में उठाएंगे। कितना उठाएंगे? एक वितस्ति उठाएंगे, एक वित्ता उठाएंगे। दोनों पांव को शून्य में एक वितस्ति उठाएंगे। इसी को सलभ आसन कहा गया, इसी को सलभ आसन कहा गया है। सलभ आसन जो हम लोग करते हैं ना, हाथ को थाइस के नीचे रखते हैं, हाथ को थाइस के नीचे रखते हैं, उसको थाइस के नीचे ना रख करके वक्ष के पास रखने की बात आई हुई है। ये वाला देखिए, ये सलभ आसन की चर्चा यहाँ पर है। ये सलभ आसन बताया गया है कहाँ पर? घेरन संहिता। वक्ष के पास रखा, दोनों पांव को उठाया, एक वितस्ति ऊपर उठाया हुआ है, यही सलभ आसन है। ये एक वितस्ति है जमीन से, ये हो गया सलभ आसन। सलभ आसन में भी लाभ नहीं बताया गया है। अब आते हैं हम लोग मकर आसन में। मकर आसन में क्या कहा गया है? इसकी भी तस्वीर। मकर आसन में कहा गया है अधः अस्य सेते हृदयम निधाय भूमौ च पादौ प्रसार्य मानो
शिरश्च धृत्वा करदंड युग में देहाग्निकारम मकार मकर आसनम तत्, यानी कि मुख को नीचे करके हृदय के बल लेट जाइए भूमि पर, दोनों पांव को फैला दीजिए पीछे, दोनों पांव को फैला दीजिए। और फिर कहा गया है सिर को शिरश्च धृत्वा पकड़ लेंगे, किससे, किससे रखें, धृत्वा मतलब रखना, सिर को रखेंगे कहाँ, कर दंड युग में, दोनों हाथों के युग में, जोड़े में रखेंगे। अब जोड़े में ऐसे भी रख सकते हैं, जोड़े में ऐसे भी रख सकते हैं। तो सिर को दोनों हाथ के युग्म में रखेंगे। फल कहा गया देह की अग्नि बढ़ाने वाला ये मकर आसन है। हम लोग ऐसे भी करते हैं, दोनों दोनों तरीके से करते हैं। हाथ को ऐसे भी कर लिया, सर्वाइकल है तो ऐसे कर लीजिए, सर्वाइकल के थोड़ा अच्छा रहता है। नहीं तो फोरहेड लगा लीजिए, या नहीं तो लेफ्ट साइड वाला गाल लगा लीजिए, या राइट साइड वाला लगा लीजिए। तीनों चारों तरीके से हम लोग करते हैं। पांव की स्थिति जनरली ऐसे ही रखा जाता है, लेकिन आयंगर योग में अंगूठा अंदर होता है, अंगूठा अंदर होता है, एड़ी बाहर की तरफ होता है, ये ध्यान रखिएगा। आयंगर योग में अंगूठा अंदर एड़ी बाहर होता है। ऐसे मकर आसन कराया जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, देह की अग्नि को बढ़ाने वाला है, देह की अग्नि। इसमें भी क्वेश्चन के लिहाज से ध्यान रखिएगा, क्या सबसे पहले मकर आसन में क्या करना है, तो लेट जाना है, हृदय के बल लेट जाना है जमीन पर, दोनों पांव को दूसरी लाइन में फैला देना है भूमि पर, तीसरी लाइन में सिर को दोनों हाथों के बीच में रखना है, देह की अग्नि को बढ़ाने है। अगला है उष्ट्रासन, अगला उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन में कहा गया है फिर उसी तरह से अध्यास सेते पद युग्म व्यस्तम पृष्ठे निधाय अपि धृतम कराभ्याम आकुंच सम्यक उदरास्य गाढ़म उष्ट्रम च पीठम यततो वदंती। मुख नीचे करके लेटे। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अलग है, जो हम लोग उष्ट्रासन करते हैं, कैमल पोज करते हैं, उससे थोड़ा अलग है। मुख नीचे करके लेटे, दोनों पांव को पलटकर पीठ की ओर करें, पांव को हाथों से पकड़कर पेट को दृढ़ता पूर्वक सिकुड़ ले, इसे ही उष्ट्रासन कहा गया है। हालांकि उष्ट्रासन जो हम लोग कहते हैं उससे थोड़ा सा अलग, शब्दों से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अलग है। हो सकता है गुरु कराए तो वैसे ही कराए, इसका कुछ यहाँ भी कुछ चीजें छिपी होंगी। मुख नीचे करके लेटें, दोनों पांव को पलटकर पीठ की ओर करें, पांव को हाथों से पकड़े, पेट को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़े, इसे ही उष्ट्रासन कहा गया है। और बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में पेट की जगह पैर और मुंह को सिकोड़ने का अर्थ लगाया गया है, ये भी थोड़ा सा अलग है। ध्यान रखिएगा, जहाँ कंफ्यूजन की स्थिति होगी ना, वो क्वेश्चन ऐसे भी नहीं आएगा। आएगा तो वो कोई ना कोई चैलेंज करेगा, तो जिस पुस्तक के हिसाब से उन्होंने पढ़ा हुआ उस पुस्तक के हिसाब से वो चैलेंज करेंगे, उनको उस पुस्तक के हिसाब से नंबर मिल जाता है, जनरली ये देखा गया है। अब आते हैं हम लोग भुजंग आसन में। 31वां आसन भुजंग आसन है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो लाभ बताए गए वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। भुजंग आसन कहा जा रहा है अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम भूमौ च विन्यसेत। अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम भूमौ च विन्यसेत धराम करतलाभ्याम धृत्वा ऊर्ध्वम शीर्षः फनिभिः। यहाँ तक विधि है। फिर लाभ में कहा गया, लाभ बाद में देख लेते, पहले विधि देख लेते हैं। अंगुष्ठ यानी पांव का अंगूठा और नाभि पर्यंत, तो पांव का अंगूठा और नाभि तक क्या करना है, पर्यंत भूमि पर चिपका दीजिए। हम लोग करते हुए ऐसे ही हैं, कहते हैं नाभि तक जो है तो जमीन पर चिपका दिए, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, तो एग्जाम के लिए ये हो गया, नाभि से लेकर के अंगूठा तक। इनका नाभि उठा हुआ है, उठना नहीं है, यहाँ नाभि जमीन पर चिपका होगा नाभि तक। और फिर कहा गया है हथेलियों को भी धराम करतलाभ्याम, हथेलियों को भी भूमि पर रखेंगे। और फिर कहा गया है धृत्वा ऊर्ध्व शीर्षः, शीर्ष मतलब सिर को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे कैसे, फनी भी सांप की तरह उठा लें, फनी भी सांप की तरह उठा लें। भुजंगासन सब लोग करता है। इसके लाभ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देह की अग्नि को बढ़ाने वाला,
नित्य अभ्यास करेंगे सभी रोग का भी नाश करने वाला है। नित्य अभ्यास करेंगे सभी रोग का भी नाश होगा। जागृति भुजंगी देवी, जागृति भुजंगी देवी भी कहा गया, यानी कि कुंडलिनी का जागरण होता है भुजंग आसन की साधना से। देह की अग्नि किस किस में हुआ, अभी मकर आसन में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। देह की अग्नि बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा। सभी रोगों का नाश होता है ये भुजंगासन में। तीसरी बात है, जागृति भुजंगी देवी की वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतिम आसन में हम लोग पहुंच गए हुए हैं हिरण संहिता के, जो योगासन है। योगासन में कहा गया है, उत्तानो चरणों कृत्वा संस्थाप्यो परिजानुनो आसनो परि संस्थाप्य च उत्तानम करयुग्मकम पूर्वकैर वायुम आकृष्य नासाग्रम अवलोकयेत् योगासनम भवेद एतत् योगिनाम योग साधन। दोनों चरणों को उठाकर घुटनों पर रखेंगे, आसन के ऊपर हथेली, आसन के ऊपर हथेली रखेंगे, ठीक है। ऐसे आसन के ऊपर, इसमें 2 बार आ गया। आसन के ऊपर हथेली किए हुए दोनों हाथों को रख करके पूरक द्वारा वायु को अंदर भर करके नासिका का अवलोकन करेंगे। इसमें पूरकैर वायु में आकृष्य से कहा भी गया है, यानी कि इसमें पूरक करने की बात कही गई इस आसन में। और फिर नासिका का अवलोकन करेंगे, नासिका के अग्रभाग का। योगियों के लिए बेहतर साधन की तरह एकमात्र आसन ऐसा है जिसमें पूरक करने की बात है। एकमात्र आसन ऐसा है जिसमें पूरक करने की बात कही गई है। योगासन हम लोग हल्की करते हैं तो थोड़ा इसमें इम्प्रोवाइजेशन के साथ करते हैं, तो इस तरीके से कहा गया। पद्मासन वाली स्थिति इसमें आती है, फिर हाथ को लगाना है। अब इसको भैरव या भैरवी मुद्रा आप कह सकते हैं, भैरव लगाते हैं या भैरवी मुद्रा लगाते हैं, इस तरह से कहा गया। अब कुछ चीजें हम लोग यहाँ एक बार देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, सिद्धासन में कहा गया था एक पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे। कौन से पांव की एड़ी से, ये नहीं कहा गया। दूसरे पांव की एड़ी को मेढ के ऊपर रखेंगे, थोड़ी को हृदय प्रदेश पर लगाए, इंद्रियों को संयमित करके दृष्टि को स्थिर करेंगे, यानी कि भूमध्य में लगाएंगे। सिद्धासन ये कहा गया। मुक्तासन कैसे कहा गया, मुक्तासन हम लोगों ने देखा हुआ था। बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में लगाएंगे, उसके ऊपर दाएं पांव की एड़ी को रखेंगे, शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा रखेंगे मुक्तासन में, जो कि हठ प्रदीपिका में सिद्धासन का ही दूसरा प्रारूप है। स्वस्तिक आसन, दोनों जांघों और घुटनों के बीच में दोनों पाद तल यानी तलवों को रखेंगे, शरीर को सीधा, यही स्वस्तिक आसन कहा गया। गुप्तासन की चर्चा आती है, घुटना और जांघ के बीच में दोनों पांव को छुपाएंगे, पांव पर लेकिन गुदा प्रदेश को रखना है, ये एक बात अलग कही गई थी। और गोरक्ष आसन भी हम लोगों ने इसी से मिलता जुलता पढ़ा हुआ था, वो हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं इस टेबल को। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर। आसन, रोग और विशेष बात जो कही गई है एक टेबल में देख लीजिए। सिद्धासन में कहा गया है मोक्ष कपाट का भेदन, आप कह सकते हैं कि ये लाभ है मोक्ष कपाट का भेदन। पद्मासन में कहा गया व्याधि विनाश का, व्याधि और विकार का नाश करने वाला, पद्मासन में व्याधि विकार नाशकरम। भद्रासन में कहा गया सर्व व्याधि विनाशकम, सभी व्याधियों का नाश, सभी बीमारियों का नाश, सभी डिजीज का नाश। मुक्तासन और वज्रासन में सिद्धिदम और सिद्धिदायकम कहा गया, सिद्धि देने वाला है मुक्तासन वज्रासन में। सिंहासन में सर्व व्याधि विनाशकम कहा गया है, यानी पद्मासन भद्रासन सिंहासन में मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा मिलता जुलता है, बस पद्मासन में एक विकार शब्द भी आया हुआ है। शवासन में श्रमहर और चित्त विश्रांति। मत्स्य आसन में रोगों को दूर करने में रोग धनम कहा गया है। गोरक्ष आसन में सिद्धि कारणम कहा गया है, गोरक्ष में सिद्धि कारणम कहा गया है, यानी सिद्धि वाला 3 हो गया, इसीलिए एक कलर में तीनों को रखा, मुक्तासन वज्रासन गोरक्षासन। मकर आसन और भुजंगासन में कुछ चीजें मिलती जुलती है, जैसे देह की अग्नि बढ़ाता है मकर आसन भी, भुजंगासन भी। भुजंगासन में भी सभी रोगों का विनाश कहा गया है, सर्व रोग नष्ट, और जागृति भुजंगी देवी भी कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।
एकमात्र योगासन है जिसमें वायु के पूरक करने की बात कही गई है, अलग से नोट कर लीजिएगा स्पेशल डायरी में। देह की अग्नि, मकरासन, भुजंगासन हो गया। दृष्टि किसमें कहाँ कही गई है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। दो आसन ऐसे हैं, सिद्धासन और मत्स्येंद्रासन, जिसमें भ्रूमध्य पर कही गई है दृष्टि रखनी है, भ्रूमध्य पर। उसके बाद पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, गोरक्षासन और योगासन में दृष्टि नासिकाग्र है। यानी कि 7 आसन ऐसे हैं, 4 और 1 5 जिसमें नासिकाग्र कहा गया, 2 आसन ऐसे जिसमें भूमध्य कहा गया है। 32 में से 7 आसन ऐसे हैं जिसमें दृष्टि कहाँ होगी, नासिकाग्र या भूमध्य, ये बात आई हुई है, ये ध्यान रखिए। जिनके फल बताए गए हैं, जिनके फल नहीं बताए गए हैं, वो भी हम लोगों ने पहले ऊपर देख लिया था, अभी इसको रिपीट नहीं करेंगे, बाद में जब इसका रिवीजन क्लास लेंगे स्पेशल क्लास में तो देख लेंगे। किन दो आसनों में देह की अग्नि को बढ़ने की बात है, तो मकर आसन और भुजंग आसन में देह की अग्नि को बढ़ने की बात। कितनी बार रिपीट हो गया। इसके बाद भी अगर आप पूछेंगे, कोई सवाल की समझ नहीं आया, तो एक बार प्लीज नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो हमें जरूर कहिएगा, फिर हम बताएंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए, घेरण संहिता में किसी भी आसन में रोग का नाम पर्टिकुलर नहीं लिया गया है अलग से, कि गुल्म रोग ठीक हो जाएगा, कि त्वचा रोग ठीक हो जाएगा, कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन एक मयूरासन ऐसा है, उसमें भी सिर्फ कैवल्य धाम से प्रकाशित पुस्तक के अनुसार मयूरासन में जो लाभ बताया गया उसमें रोग के कुछ नाम आए हैं, बस मयूरासन। मान लीजिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, इन रोगों का नाश इस आसन से होता है, किस ग्रंथ में कहा गया है, तो आप सीधे मयूरासन छोड़ करके जितने भी आसन होंगे तो उसमें सीधी सी बात है कि वो घेरण संहिता का नहीं होगा। ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि घेरण संहिता से कौन सा है कौन सा नहीं है, रोग का नाम नहीं लिया गया। घेरण संहिता में बद्ध पद्मासन को पद्मासन कहा गया है, सामान्य पद्मासन के लिए मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया गया है, तो मत्स्य आसन के दौरान मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान कीजिएगा। हालांकि कुक्कुट आसन के दौरान, कुक्कुट आसन में भी बद्ध पद्मासन तो नहीं है, लेकिन वहां सीधे पद्मासन की चर्चा आई हुई है। वहां पर दोनों हाथों को घुटना जंघा के बीच में रखने की बात है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण आसन है। भुजंग आसन, क्योंकि इससे कुंडलिनी जागरण होती है, एकमात्र कुंडलिनी जागरण किस आसन से बताया गया, भुजंग आसन से। चलिए अब यहाँ पर ये सारी चीजें हम पहले देख ही चुके हैं, तो इसको फिर से देखने की कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये एक देख लीजिए फिर से। भूमध्य पर दृष्टि 2 ही आसन में है, सिद्धासन, मत्स्येंद्रासन। नासिकाग्र दृष्टि 5 आसन में है, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, गोरक्षासन और योगासन में कहा गया है। आगे देखिए, उसी रोग वाला फिर से कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन में जो व्याधि यानी रोग खत्म करने की बात है, जैसे पद्मासन में व्याधि विकार नाशन करम, सर्वव्याधि विनाशकम, भद्रासन में सर्वव्याधि विनाशकम, सिंहासन में भी है। और 3 आसन है, मुक्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन, जिसमें सिद्धि की चर्चा है, तीनों से सिद्धि प्राप्त होती है। मकर आसन में देह की अग्नि, भुजंग आसन में भी देह की अग्नि दूर होती है, ठीक है। सिद्धासन, शवासन, मत्स्यासन में, सिद्धासन में मोक्ष कपाट का भेदन, शवासन में श्रम है, चित्त विश्रांति, मत्स्यासन में रोग दूर होता है, रोग को दूर करने वाला कहा गया है, ठीक है। हाँ, वायु पूरक करने वाला हम लोगों ने योगासन में देख ही लिया हुआ था, बाकी उसी बात को हमने फिर ये टेबल में दिया हुआ। चलिए इसको रहने देते हैं, बाद में जब हम लोग रिवीजन करें, क्यों ही समय बर्बाद करना, समय आप लोगों का बर्बाद और नहीं करूंगा। एक ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, कौन कौन से आसन हठ प्रदीपिका घेरण संहिता दोनों में है। तो घेरण संहिता के जितने आसन है सभी आसन हठ प्रदीपिका में। 19 आसन दोनों में, अगर पूरा देखा जाए तो 19 आसन दोनों में। आप कहेंगे 19 कैसे, हठ प्रदीपिका में तो 15 ही है, तो 15 और 4 वो आसन हम एक तरह से अपनी व्याख्या के हिसाब से अगर देख लें, 4 आसन ऐसे हैं जिनको हठ प्रदीपिका पर्यायवाची रूप में बताया गया, जैसे मुक्तासन, वज्रासन, गुप्तासन, सिद्धासन हो गया, सिद्धासन के अन्य नाम। तो 3 तो ये बढ़ गया, मुक्तासन, वज्रासन, गुप्तासन।
भद्रासन का एक नाम गोरक्षासन, तो 4 आसन बढ़ गया। ये चारों आसन ही घेरन संहिता में है। अलग बात है ये उसको प्रारूप के तौर पर या दूसरे नाम के तौर पर ना बता करके इसको अलग से बताया गया है, ऐसा है। कल हमने कहा था जब स्पेशल क्लास 3 घंटे की हुई थी वहां मैराथन, तो हमने कहा था वज्रासन के बारे में कल पूछूंगा। वज्रासन के बारे में बताइए कि किस संदर्भ में हमने कहा था कि कल पूछूंगा, जब कल हम अष्टप्रदीपिका पढ़ रहे हैं। देखते हैं किनको किनको याद है। आपने उधर उसमें उस मुद्रा में क्या कहते शक्ति चालनी मुद्रा। कौन बोल रहे हैं? सरिता जी जी। बाकी लोग कहाँ हैं? देखिए अब इस टेबल को हम लोग देखते हैं। ये 15 आसन एक तरफ है। ये इसको ऐसे ले आते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अपने स्क्रीन पर थोड़ा वो कर लीजिएगा, आप लोग बढ़ा लीजिएगा या इसको एक पेज पर ला दें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हठ प्रदीपिका के कौन कौन से आसन हैं जो इसमें हैं। तो हठ प्रदीपिका के सारे ही आसन हैं इसमें घेरन संहिता में। तो हठ प्रदीपिका के 15 आसन हो गए अपने, ये 15 हो गए। और इसमें हम लोगों ने 4 आसन और जोड़ा था। वो 4 आसन कौन जोड़ा? जो पर्यायवाची आसन है, पर्यायवाची आसन को जोड़ा। ठीक है, पर्यायवाची आसन को जोड़ करके 15 4 19 हो गए। वो नाम 19 अगर माना जाए हम लोग, नाम 19 है हठ प्रदीपिका में, वो 19 के 19 इधर तो है ही है। जिसमें हमने देखिए लाल वाला तो इधर दिया ही है, हरा वाला जो है वो पर्यायवाची वाला है, पर्यायवाची नाम। उसके अलावे जो नाम है सब इसमें अलग से दिया गया। एक उत्कट आसन है, जो उत्कट आसन शब्द आया हुआ है इसमें घेरन संहिता में और हठ प्रदीपिका में। अच्छा, उत्कट आसन हठ प्रदीपिका में कहाँ पर आया हुआ है, कोई बता सकते हैं? बस्ती में सर। हाँ, बस्ती में आया हुआ है। हालांकि 15 आसन में नहीं है, लेकिन बस्ती में आया हुआ है, तो इसको हमने अलग से जो है वो करके दिया हुआ है। क्या पता ये नाम दे दे, एक क्वेश्चन हो सकता है ऐसा बन जाए। देखिए हम लोग को थोड़ा दिमाग फॉलो करना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था किसी उपनिषद से कि इस उपनिषद के मुताबिक 15 जो नारियां हैं या 14 नारियां ऐसे कुछ था, उसमें से ये नारी नहीं है, उसमें नहीं है, लेकिन नारी का नाम दिया गया है। उसी तरीके से पूछा जा सकता है जो 15 आसन है उसमें निम्न में से कौन से आसन हठ प्रदीपिका के निम्न ऑप्शन में से कौन से आसन ऐसे हैं जो हठ प्रदीपिका में तो है लेकिन उस 15 में नहीं है, 15 से अलग है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो उत्कट आसन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हमें हर तरीके से पढ़ ले, क्या पता आ गया और पता चला करके नहीं आए, फिर यहाँ आके पछता रहे, अरे यार वहां तो था, समझ में नहीं आया। ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं और क्या कुछ उसमें इस एंगल से हम पढ़ सकते हैं। दिमाग को दौड़ाना है, हर एंगल से पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, घेरन संहिता के निम्नलिखित में से कौन से योगासन हठयोग प्रदीपिका में उल्लिखित नहीं है? अब देखिए हठयोग प्रदीपिका में नहीं है वीरासन, गुप्तासन, गोमुखासन, मत्स्यासन, उत्कटासन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले हमने क्या कहा हुआ है, इसमें क्या करना है, नीचे देखना है कितना लेना है। सब में 3 3 है, यानी इसमें से उल्लिखित नहीं है तो 3 कोई आसन है जो उल्लिखित नहीं है। ठीक है, अब इसमें से आपको निकालना है जो नहीं है। गुप्तासन की चर्चा अब यहाँ आ जाएगी, गुप्तासन नहीं है। फिर आ जाएगा आपको मत्स्यासन नहीं है, फिर आ जाएगा उत्कट आसन नहीं है। अब ये तीनों आसन होने के बावजूद भी नहीं है, होने के बावजूद भी नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा है कि 15 आसन तक सीमित करके बात की गई है, बल्कि उसमें पर्यायवाची को भी नहीं लिया गया। क्योंकि अगर और कोई ऑप्शन अगर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन लिया आपने ए, डी और ई, तो वीरासन, मत्स्यासन, उत्कट आसन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वीरासन तो उधर 15 में, इधर 32 में आ जाएगा। दूसरा अगर हम ऑप्शन लेते हैं बी, सी और ई, गुप्तासन, गोमुखासन और उत्कट आसन, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा आसन अगर हम लोग लेते हैं तो ये सटीक बैठता है। चौथा लेकर देखिए एक बार, ए, सी और ई लेकर देखिए, ए वहीं कट गया,
सी गौमुखासन कट गया, ई उत्कटासन, एक उत्कट आसन थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट, एमसीक्यूज का रोल होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिर्फ तीसरा वाला है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए मैं थोड़ी देर इसमें रुका बताने के लिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट, कहीं कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज करके पूछिएगा, ध्यान दीजिए। अब आइए, एक क्वेश्चन नहीं होगा अभी, लग रहा है कि सबके सामने कैसे पूछें, तो अलग से मैसेज भेज दीजिएगा। घेरन संहिता के अनुसार किस आसन में कुंडलिनी जागरण संभव है? बहुत आसान, भुजंगासन। माइक खोल के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नवंबर 2017 घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको, फिर कीजिए जरा सा, आसानी से कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे। आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम। प्राणायाम काला होगा सर। हाँ? और काला हो गया मेरा, सर पहला इसका कुछ पहला करना पड़ेगा। पहला होगा। पहला कह रहे हो आप लोग? यस सर। पहला है आपका भी आसन। अच्छा, यहाँ षटकर्म दिया नहीं है तो आसन पहले होगा सर। उसके बाद हो गया आप कह रहे हो ए मुद्रा, बहुत बढ़िया, फिर सी, फिर प्राणायाम। ठीक है, बहुत सुंदर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे सवाल है, फटाफट कर लीजिए, फिर कंप्लीट हो जाएगा। घेरन संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है? बोल बोल करके कीजिए, भुजंगासन। भुजंगासन। घेरन संहिता में कितने आसनों की चर्चा की गई है? 32 आसन। घेरन संहिता के मुताबिक किस आसन में दृष्टि भूमध्य पर होगी? 4 में से दृष्टि भूमध्य पर। पद्मासन, सिंहासन, योगासन। पद्मासन, सिंहासन, मत्स्यासन। ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। कौन सा होगा जल्दी बताइए? मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन, हाँ भूमध्य दृष्टि है, वो सॉरी भूल गए। घेरन संहिता के मुताबिक सिद्धासन में दृष्टि कहाँ होती है? भूमध्य। सिद्धासन भूमध्य पे। दो ही है ना भूमध्य वाला, मत्स्येंद्रासन और सिद्धासन, दो ही भूमध्य वाला है। 5 है नासिकाग्र वाला, ये ध्यान रखिएगा, 5 नासिकाग्र, 2 है। घेरन संहिता के मुताबिक श्रम हर चित्त विश्रांति कैसे बोल रहे हैं? मृतासन। घेरन संहिता के मुताबिक पश्चिमोत्तानासन में षटकर्म की कौन सी क्रिया की जाती है? शुष्क बस्ती। भूल गए? पश्चिमोत्तानासन में शुष्क बस्ती, इसको स्थूल बस्ती भी कहते हैं। घेरन संहिता के अनुसार उत्कट आसन में षटकर्म की कौन सी क्रिया की जाती है? जल बस्ती किस आसन में की जाती है? पलट करके हो गया उत्कट आसन। घेरन संहिता के अनुसार स्थल बस्ती किस आसन में की जाती है? पद्मासन में दृष्टि कहाँ होती है? पद्मासन में नासाग्र होती। किस आसन से मोक्ष की प्राप्ति होती है? सिद्धासन। किस आसन में वायु पूरक करने की बात कही गई है? योगासन। योगासन में कही गई। ठीक है, समापन हो गया, द्वितीय उपदेश खत्म, घेरन संहिता। अब कल हम लोग मुद्रा वाला देखेंगे।